चैनल आईटी स्टूडेंट और वो स्टूडेंट जो मेट्रो मेंटेनर, टेक्निकल हेल्पर या अन्य किसी आईटीआई इलेक्ट्रीशियन गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत हेल्पफुल रहने वाला है, क्योंकि हमारे इस चैनल में आपको आईटीआई सिलेबस के साथ साथ क्वेश्चन के वीडियोस भी देखने को मिलेंगे। तो जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑन करें ताकि अगले आने वाले वीडियोस की जानकारी आपको सबसे पहले। हेलो, वेलकम टू जानवी आईटीआई यूट्यूब चैनल। मैं आपका इलेक्ट्रीशियन इंस्ट्रक्टर विकास चौधरी 2012 से जेएमएल में सिलेक्टेड हूँ और मैं आप लोगों के लिए कह हूँ ट्रांसफार्मर यानी परिणामीकर। दोस्तों, अपन जो भी वीडियो आएंगे उनको अपन निम्न लैंग्वेज में पढ़ेंगे, क्योंकि निम्न लैंग्वेज में अधिक एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसलिए याद रखना आपको, ट्रांसफार्मर को निम्न में अपन क्या बोलते हैं, परिणामीकर। और आज के अपन इस टॉपिक में पढ़ने वाले हैं ट्रांसफार्मर का कार्य सिद्धांत। ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पे कार्य करता है तथा ट्रांसफार्मर की कार्य प्रणाली, ट्रांसफार्मर कैसे वर्क करता है, प्राइमरी वाइंडिंग सेकेंडरी वाइंडिंग में किस प्रकार से चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, किस प्रकार से ट्रांसफार्मर वोल्टेज को स्थानांतरित करता है एक परिपथ से दूसरे परिपथ में। और पढ़ेंगे अपन ट्रांसफार्मर के लाभ, ट्रांसफार्मर के कौन कौन से लाभ होते हैं, इसलिए ट्रांसफार्मर अधिक यूज में लाए जाते हैं, कौन कौन से ट्रांसफार्मर के लाभ होते हैं उनके बारे में आज अपन पढ़ने वाले हैं। तो दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले जो भी चैनल पे नया आया है वो चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को दबाएं, जिससे आने वाली वीडियो से तुरंत प्राप्त हो। इससे पहले मैं आपके 2 वीडियो डाल चुका हूँ, आप उन दोनों वीडियो को अच्छे से देखें और समझें। दोस्तों, लेके चलते हैं आज अपना टॉपिक ट्रांसफार्मर का कार्य सिद्धांत। देखो, ट्रांसफार्मर अन्योन्य प्रेरण यानी म्यूचुअल इंडक्शन के सिद्धांत पे कार्य करता है। ये एग्जाम के लिए बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन होता है, अक्सर पूछा जाता है कि ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पे कार्य करता है। ट्रांसफार्मर अन्योन्य प्रेरण या म्यूचुअल इंडक्शन के सिद्धांत पे कार्य करता है। इस म्यूचुअल इंडक्शन क्या होता है, इसको अपन म्यूचुअल इंडक्शन क्यों बोलते हैं, इसको आज अपन इस वीडियो के माध्यम से समझेंगे। तो देखो, आज अपन टॉपिक समझते हैं अपना म्यूचुअल इंडक्शन क्या होता है, सिद्धांत क्या होता है ट्रांसफार्मर का। देखो, सबसे पहले आपको समझना है इंडक्शन क्या होता है। दोस्तों, आपको क्या समझना है, इंडक्शन क्या होता है और अपन इसको म्यूचुअल इंडक्शन क्यों बोलते हैं। देखो, इंडक्शन का जो प्रभाव होता है वो आपके एसी सप्लाई पे होता है, डीसी सप्लाई पे इंडक्शन का प्रभाव नहीं होता है। इसलिए ट्रांसफार्मर भी आपका एसी पे ही कार्य करता है, डीसी पे कार्य नहीं करता है। अब आपको समझना है इंडक्शन क्या होता है। जो इंडक्शन की जो क्रिया होती है वो किस प्रकार से होती है, या आपके जो फेराडे नामक वैज्ञानिक था उन्होंने नियम बनाया था, उन्होंने बताया था, नियम बताए थे कि जो चुंबकीय क्षेत्र का इंडक्शन का नियम होता है, एक होता है कि चालकनीय ईएमएफ किस प्रकार से उत्पन्न होती है। तो आज अपन समझने वाले हैं इंडक्शन। तो वो इंडक्शन क्या होता है, या आपकी कॉइल लेता हूँ, एक वाइंडिंग लेता हूँ, इस वाइंडिंग में यहाँ पे दी जाती है एसी सप्लाई, यहाँ पे इनपुट दिया जाता है। अब जैसे ही मैं इस कॉइल में सप्लाई देता हूँ तो यहाँ पे जो आपका चुंबकीय क्षेत्र बनेगा वो एसी यानी एसी की जो फ्रिक्वेंसी चलती है, जो साइकिल चलती है, फ्रिक्वेंसी चलती है, वो 1 सेकंड में 50 बार परिवर्तित होती है। तो यहाँ पे जो आपका चुंबकीय क्षेत्र बनने वाला है वो आपका प्रत्यावर्ती प्रकार का बनेगा। अब चुंबकीय क्षेत्र प्रत्यावर्ती प्रकार का किस प्रकार बनेगा कि पहले यहाँ पे एन पोल बनता है, फिर आपका यहाँ पे एच पोल बनता है। लेकिन जैसे ही आपकी साइकिल पॉजिटिव में रहती है, यहाँ पे आपकी साइकिल चलती है पॉजिटिव में, यहाँ आपकी साइकिल चलती है नेगेटिव में। जैसे आपकी साइकिल यहाँ पॉजिटिव में रहती है तो जैसे आपका पहले यहाँ एन पोल बना, जैसे ही साइकिल आपकी नेगेटिव में जाती है तो यहाँ पे आपके जो चुंबकीय जो पोल होते हैं वो परिवर्तित होते हैं। यहाँ पे आपके बन जाएगा कुछ समय बाद में एस पोल, यहाँ बन जाएगा कुछ समय बाद में एन पोल। तो ये जो परिवर्तित होने की जो क्रिया होती है चुंबकीय क्षेत्र, वो एक सेकंड में कितनी बार होती है, 50 बार। कितनी होती है, 50 बार। इसीलिए अपन इस चीज को बोलते हैं फ्रिक्वेंसी, अपन फ्रिक्वेंसी इसी चीज को बोलते हैं। तो जब किसी कॉइल में यहाँ पे एसी सप्लाई दी जाती है तो आपका चुंबकीय क्षेत्र परिवर्तित होता है, यानी प्रत्यावर्ती प्रकार का होता है, बदलने वाला होता है। अब इस चुंबकीय क्षेत्र के प्रभाव में अगर मैं कोई दूसरी कॉइल ला के छोड़ता हूँ, अब जैसे मैंने यहाँ कोई दूसरी कॉइल स्थापित कर दी और ये कॉइल इस चुंबकीय क्षेत्र के प्रभाव में आ रही है, तो इस कॉइल में यहाँ पे एक प्रेरित ईएमएफ पैदा होती है, प्रेरित ईएमएफ। ये चीज बताई थी फेराडे नामक वैज्ञानिक ने। दोस्तों, एक चीज समझना, फेराडे नामक वैज्ञानिक ने बताया था कि जो ईएमएफ होती है उसके लिए चालक और चुंबकीय क्षेत्र होना बहुत जरूरी है। अब इसमें क्या होता है कि चालक और चुंबकीय क्षेत्र में दोनों में एक चीज हमेशा स्थिर रहनी चाहिए और एक चीज हमेशा घूमनी चाहिए।
तो अपना जो ट्रांसफार्मर होता है इसमें अपन क्या करते हैं, यहाँ पे अपन ट्रांसफार्मर के डायग्राम की अगर अपन बात करते हैं तो ट्रांसफार्मर में क्या होता है कि जो वाइंडिंग होती है, जो प्राथमिक वाइंडिंग होती है, इसमें आपके एसी सप्लाई दी जाती है। क्या दी जाती है? एसी सप्लाई दी जाती है। तो यहाँ पे आपका जो कॉइल में जो यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र बनेगा वो आपका कौन सा बनेगा? प्रत्यावर्ती प्रकार का, प्रत्यावर्ती प्रकार का। तो आपकी प्रथम कॉइल में कौन सा चुंबकीय क्षेत्र बनेगा? प्रत्यावर्ती प्रकार का। यानी यहाँ पे आपका चुंबकीय क्षेत्र घूम रहा है और इसी के प्रभाव में अपन डालते हैं सेकेंडरी वाइंडिंग। अब सेकेंडरी वाइंडिंग जो स्थापित की है अपन प्राथमिक के जो प्रभाव में डालते हैं, तो सेकेंडरी वाइंडिंग के चालक क्या आपके स्थिर है। सेकेंडरी के चालक कोई भी गुणन नहीं करता है, इस चालक को इसके प्रभाव में रखा जाता है। तो सेकेंडरी के जो चालक होते हैं वो प्राइमरी के प्रत्यावर्ती चुंबकीय क्षेत्र का छेदन करते हैं और इस प्रकार से सेकेंडरी वाइंडिंग में ईएमएफ उत्पन्न होता है। इसको अपन बोलते हैं प्रेरित ईएमएफ। अपन इसको क्या बोलते हैं? प्रेरित ईएमएफ। तो इसी चीज का फेराडे ने बताया था, इंडक्शन का नियम बताया था कि इस प्रकार से एसी में इंडक्शन होता है। लेकिन अगर अपन दो कॉइल स्थापित करते हैं, अगर अपन कॉइलों में इसको समझते हैं कि प्रथम कॉइल में एसी देके उसके पास में दूसरी कॉइल लाते हैं, उसमें ईएमएफ प्रेरित होता है, तो इस चीज को अपन बोलते हैं म्यूचुअल इंडक्शन। और ये जो म्यूचुअल इंडक्शन होता है वो दो कॉइलों का गुण होता है। इसलिए ट्रांसफार्मर में भी दो कॉइल होती है, एक प्रथम कॉइल और एक द्वितीय कॉइल। प्रथम कॉइल इनपुट होती है, द्वितीय कॉइल आउटपुट होती है। इसलिए ट्रांसफार्मर में लगता है म्यूचुअल इंडक्शन। अगर अपन मोटर की जनरेटर की बात करते हैं तो जनरेटर में क्या होता है या डीसी जनरेटर में क्या होता है कि चुंबकीय क्षेत्र में और चालक में एक में गति करानी होती है। या तो चालक को घुमाया जाता है, चुंबकीय क्षेत्र को स्थिर रखा जाता है। तो वो जो आपका जनरेटर में ईएमएफ बनता है वो बनता है आपका, जो आपका जनरेटर में जो आपका ईएमएफ बनता है वो कौन सा बनता है? आपका गतिज ईएमएफ। ये आपको ध्यान रखना है। अगर अपन जनरेटर की या अल्टरनेटर की बात करते हैं तो उनमें कौन सा ईएमएफ बनता है? गतिज ईएमएफ। और अगर अपन ट्रांसफार्मर की बात करते हैं तो ट्रांसफार्मर में बनता है स्टैटिक ईएमएफ। तो ट्रांसफार्मर में कौन सा चुंबकीय ईएमएफ बनता है? स्टैटिक ईएमएफ। स्टैटिक ईएमएफ इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसके अंदर दोनों कॉइलें क्या होती है? स्थिर होती है। वाइंडिंग जो की जाती है, जो तारों में ईएमएफ परिवर्तित होता है, स्टेप डाउन अप होता है, उस चीज को घुमाया नहीं जाता है, स्थिर रखा जाता है। इसलिए इसमें जो उत्पन्न होता है ईएमएफ उसको बोलते हैं अपन स्टैटिक ईएमएफ। अब अपन आने वाले हैं सिद्धांत के बारे में कि इसके सिद्धांत को अपन को कैसे लैंग्वेज में बोलना है। तो मैं आपको बोल रहा हूँ, ध्यान से आपको याद रखना है ट्रांसफार्मर का म्यूचुअल इंडक्शन का सिद्धांत। देखो, जब ट्रांसफार्मर की प्राथमिक वाइंडिंग को एसी स्रोत से जोड़ा जाता है तो उस वाइंडिंग में प्रत्यावर्ती प्रकार का चुंबकीय क्षेत्र पैदा होता है और उस प्रत्यावर्ती प्रकार के चुंबकीय क्षेत्र का छेदन सेकेंडरी के चालक करते हैं और सेकेंडरी के अंदर ईएमएफ उत्पन्न होता है। यही अन्योन्य प्रेरण का सिद्धांत कहलाता है। ध्यान रखना आपको, दोनों वाइंडिंगों के अंदर कोई वैद्युतिक कनेक्शन नहीं होता है। यहाँ से जो ईएमएफ यहाँ सेकेंडरी में स्थानांतरित होती है वो सिर्फ किसके कारण होती है? इंडक्शन के कारण। किसके कारण होती है? इंडक्शन के कारण। ये था फेराडे का ट्रांसफार्मर का कार्य सिद्धांत, अन्योन्य प्रेरण। नेक्स्ट टॉपिक में अपन पढ़ेंगे ट्रांसफार्मर की कार्यप्रणाली। ट्रांसफार्मर की कार्यप्रणाली क्या होती है? देखो दोस्तों, अपन समझेंगे आज कार्य करता है। देखो, जब किसी ट्रांसफार्मर की प्राथमिक वाइंडिंग इनपुट यानी एसी सप्लाई दी जाती है तो उसके अंदर प्रत्यावर्ती प्रकार का चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है और यहाँ पे जो चुंबकीय क्षेत्र होता है वो आपका फ्रीक्वेंसी के अनुसार परिवर्तित होता रहता है, प्रत्यावर्ती प्रकार का बनता रहता है। इसी चुंबकीय क्षेत्र के प्रभाव में मैं यहाँ पे सेकेंडरी वाइंडिंग स्थापित करता हूँ तो सेकेंडरी के जो चालक होते हैं वो बिना कोई गति किए इस चुंबकीय बंधकों का छेदन करते हैं और सेकेंडरी वाइंडिंग में जो ईएमएफ पैदा होती है वो होती है आपकी प्रेरित ईएमएफ। कौन सी ईएमएफ होती है? प्रेरित ईएमएफ, और वो कहलाती है आपकी स्टैटिक ईएमएफ। अब यहाँ पे जो ईएमएफ बनती है, यहाँ पे जो ईएमएफ का जो मान होता है वो आपका यहाँ पे निर्भर करता है टर्नों की संख्या पे। अगर आपके द्वितीय के अंदर प्राथमिक की अपेक्षा अधिक टर्न है, यानी आपकी सेकेंडरी में अधिक टर्न है और यहाँ पे कम टर्न है, तो यहाँ पे आपका जो ईएमएफ बनेगा वो बनेगा स्टेप अब ट्रांसफार्मर कहलाता है। और अगर आपके यहाँ पे प्राइमरी में टर्न आपके अधिक होते हैं और सेकेंडरी में आपके टर्न कम होते हैं तो वो कहलाता है आपका स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर।
और ये जो क्रिया होती है ट्रांसफार्मर में, ये कहलाती है ट्रांसफॉर्मेशन क्रिया। इसी प्रकार से ट्रांसफार्मर की ये कार्य प्रणाली होती है, इसी प्रकार ये ट्रांसफार्मर कार्य करता है। और ये जो इसमें जो कॉइल में जो इंडक्शन बनता है, ये जो कॉइल में इंडक्शन की वजह से ये जो चुंबकीय क्षेत्र बना है, जो ईएमएफ पैदा हुई है, ये आपके फेराडे नामक वैज्ञानिक ने दिया था इंडक्शन का नियम, जो चुंबकीय प्रेरण नियम, ये दिया था आपके फेराडे नामक वैज्ञानिक ने। इसी वैज्ञानिक ने बताया था कि जब प्राइमरी वाइंडिंग में एसी सप्लाई दी जाती है तो इस वाइंडिंग में प्रत्यावर्ती प्रकार का चुंबकीय क्षेत्र पैदा होता है और उसको सेकेंडरी के चालक काटते हैं। और ये जो ईएमएफ यहाँ पे परिवर्तित होती है वो इंडक्शन से होती है। और जब इसको दो कॉइलों के माध्यम से समझा जाता है, जब दो कॉइलों का ये गुण होता है तो इसको अपन बोलते हैं म्यूचुअल इंडक्शन। ये है ट्रांसफार्मर की कार्य प्रणाली। नेक्स्ट अपन पढ़ेंगे ट्रांसफार्मर के लाभ। ट्रांसफार्मर के कौन कौन से लाभ होते हैं जिसकी वजह से ट्रांसफार्मर प्रयोग में लाया जाता है, जिसकी वजह से ट्रांसफार्मर अधिक यूज में लाया जाता है। देखो पहले यहाँ पे अति उच्च वोल्टेज 440 kV पर भी समान रूप से कार्य कर सकता है, जबकि अन्य मशीनें नहीं कर पाती है। देखो ट्रांसफार्मर क्या होता है, अधिक से अधिक वोल्टेज पर भी सामान्य रूप से कार्य कर सकता है, संतोषजनक रूप से कार्य कर सकता है। लेकिन जो अन्य मशीनें होती है, जैसे अल्टरनेटर होता है, मोटर होती है, अपने जनरेटर होता है, आदि जो मशीनें होती है वो इतने हाई वोल्ट पे कार्य नहीं कर पाती है। जो अन्य अपनी मशीनें होती है वो 440 वोल्ट पे कार्य करती है। इनको अगर अधिक वोल्ट के लिए कार्य में लेना है तो वहाँ पे आपको बड़ी मशीनें लगानी होती है तथा वो अधिक समय तक कार्य नहीं कर पाती है संतोषजनक रूप से। लेकिन अपना जो ट्रांसफार्मर होता है वो एक बिल्कुल अच्छी तरह से कार्य कर सकता है बिना कोई नुकसान पहुंचाए। नेक्स्ट आपका वोल्टेज घटाने के लिए एसी में ट्रांसफार्मर का प्रयोग होता है जो अल्प वैद्युत शक्ति खर्च करता है, जबकि डीसी में यह कार्य प्रतिरोध के द्वारा होता है जो अधिक शक्ति व्यय करते हैं। देखो आपको वोल्टेज को घटाने के लिए, एसी वोल्टेज को आपको उस वोल्टेज को घटाना है तो वहाँ अपन ट्रांसफार्मर यूज में लेते हैं, क्योंकि ट्रांसफार्मर अधिक वैद्युतिक खर्च नहीं करता है, बहुत कम विद्युत खर्च करता है और वोल्टेज को क्या कर देता है, परिवर्तित। अगर अपन 33 kV को 11 kV में परिवर्तित करता है तो ट्रांसफार्मर वोल्टेज को अपने अधिक खर्च नहीं करता है। यहाँ पे ट्रांसफार्मर क्या करता है, सिर्फ इस वोल्टेज को इस वोल्टेज में परिवर्तित करता है। और अगर अपन डीसी की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं अपन, ब्रिज धारा की बात करते हैं, तो डीसी के अंदर वोल्टेज को घटाने के लिए, जैसे डीसी के अंदर 440 वोल्टेज है और इसको आपको 220 वोल्ट डीसी करना है। डीसी में वोल्टेज को घटाना है तो घटाने के लिए यहाँ पे क्या यूज में लेना पड़ेगा आपको, प्रतिरोध यानी रेजिस्टेंस। अब रेजिस्टेंस से अगर अपन यहाँ पे वोल्टेज घटाएंगे तो यहाँ आपके लिए बहुत अधिक विद्युत खर्च होगी। यहाँ पे जो बाकी की वोल्टेज है 220 वोल्टेज है, 220 वोल्टेज आपकी क्या होगी, खर्च हो जाएगी। तो वो बहुत खर्च होती है प्रतिरोध के माध्यम से। इसलिए एसी के अंदर जो हाई वोल्टेज होती है वहाँ पे ये बहुत अधिक लाभदायक होता है, कम विद्युत शक्ति खर्च करता है, इसलिए ट्रांसफार्मर को यूज में लाया जाता है। नेक्स्ट आपके एसी परिपथ में लाइन में वोल्टेज बढ़ाने हेतु ट्रांसफार्मर प्रयोग करते हैं, जबकि डीसी में यही कार्य रोटरी बूस्टर के द्वारा संपन्न किया जाता है। यह आपको ध्यान रखना है कि एसी के अंदर अगर अपने को वोल्टेज बढ़ाना होता है, अधिक वोल्टेज करनी होती है, 11 kV टू 33 kV करनी होती है, या 33 kV टू 32 kV करनी होती है, या वोल्टेज को अधिक बढ़ाना होता है, वहाँ पे अपन ट्रांसफार्मर यूज में लाए जाते हैं। लेकिन अगर यही कार्य अपन अगर डीसी की बात करते हैं, अपन डीसी पारेषण लाइन की बात करते हैं, डीसी वोल्टेज की बात करते हैं, तो वहाँ वोल्टेज बढ़ाने के लिए अपने पारेषण लाइन के श्रेणी क्रम में रोटरी बूस्टर लगाना पड़ता है। आपको क्या लगाना होगा डीसी के अंदर, रोटरी बूस्टर क्या होता है आपका, एक श्रेणी जनरेटर होता है। रोटरी बूस्टर अपन किसको बोलते हैं, डीसी का सीरीज जनरेटर यानी श्रेणी जनरेटर होता है, जो लाइन के श्रेणी क्रम में लगाए जाते हैं और वो बहुत अधिक खर्चीले होते हैं। इसलिए डीसी की पारेषण लाइन बहुत महंगी होती है, इसलिए डीसी पारेषण लाइन को यूज में नहीं लाया जाता है। और ये आपको बिल्कुल याद रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है कि डीसी पारेषण लाइन को बढ़ाने के लिए क्या यूज में लाए जाते हैं, रोटरी बूस्टर। ये जो रोटरी बूस्टर होता है वो अपन श्रेणी जनरेटर को ही बोला जाता है। ये थे अपने ट्रांसफार्मर के लाभ, इसीलिए ट्रांसफार्मर यूज में लाए जाते हैं। दोस्तों ये आज अपनी टॉपिक कंप्लीट है, और अगर आपको कोई अगर वीडियो में समझ में नहीं आया है तो वो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। धन्यवाद।